दोस्तों, हम जानते हैं कि यूनिवर्स की इंडिविजुअल कंपोनेंट्स रोटेट करते हैं, जैसे हमारा अर्थ, हमारा सन, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एंड इवन ब्लैक होल्स भी। पर पूरे एंटायर यूनिवर्स का क्या हमारा पूरा यूनिवर्स भी इनकी तरह रोटेट करता है? इट मे साउंड वियर्ड, बट ऐसा होना ना ही सिर्फ पॉसिबल है, बल्कि यूनिवर्स के स्पिनिंग या रोटेटिंग मॉडल को कंसीडर किया जाए तो इससे मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की वन ऑफ द बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाती है, जिसे हम हबल टेंशन के नाम से जानते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ये हबल टेंशन नाम की मिस्ट्री क्या है और ये अब तक अनसॉल्व्ड क्यों है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये स्पिनिंग यूनिवर्स की थियरी क्या है, ये कहाँ से आई है और ये किस तरह से हबल टेंशन नाम की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकती है। तो बिना और वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, इस समय तक जो यूनिवर्स के एक्सेप्टेड मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स सभी डायरेक्शंस में इवनली एक्सपैंड कर रहा है विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ रोटेशन। अगर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इनसे भी हमें वही देखने को मिलता है। पर यूनिवर्स का ये मॉडल मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के एक मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, जिसे हम हबल टेंशन के नाम से जानते हैं। ये हबल टेंशन नाम की मिस्ट्री क्या है, आइए इसे समझते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हबल टेंशन का नाम फेमस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने ईयर 1929 में ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के जरिए पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारा यूनिवर्स सभी डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहा है। यूनिवर्स के रेट ऑफ एक्सपेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने हबल कांस्टेंट को प्रपोज किया, यानी कि ये हबल कांस्टेंट या H0 से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा यूनिवर्स किस रेट से एक्सपैंड कर रहा है। H0 यानी कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को करंटली हम दो तरीकों से मेजर करते हैं। पहले तरीके में हम कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे तरीके में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का। हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि यूनिवर्स जब सब जगह सेम है और लॉज ऑफ फिजिक्स यूनिवर्स के हर पार्ट में एक जैसे ही काम करते हैं, तो चाहे हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल क्यों ना करें, यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए एंड रिजल्ट हमेशा सेम ही आना चाहिए। पर मिस्टीरियसली ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मेथड हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट की अलग अलग वैल्यू देते हैं, जो कि एबनॉर्मल है। इसी प्रॉब्लम को हबल टेंशन कहा जाता है। इनफैक्ट मेजरमेंट्स ये शो करते हैं कि आज का यूनिवर्स अर्ली यूनिवर्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमारे यूनिवर्स के एक्सपैंड करने की गति गुजरते समय के साथ बढ़ती जा रही है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो ये बता सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। काफी सारे साइंटिस्ट्स यूनिवर्स के इस बिहेवियर के लिए डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, बट अभी तक ना तो हम डार्क मैटर को पूरी तरह से समझ सके हैं और ना ही डार्क एनर्जी को। ऐसे में ये भी पॉसिबल है कि कोई नया मिस्टीरियस पार्टिकल इस यूनिवर्स में अभी भी मौजूद हो जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। आइए समझते हैं उन दोनों मेथड्स को जिसके जरिए यूनिवर्स के एक्सपेंशन को मेजर किया जाता है, और देखते हैं कि दोनों तरीके हमें हबल कांस्टेंट या H0 के क्या वैल्यूज देते हैं और दोनों वैल्यूज में कितना डिफरेंस है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, हबल कांस्टेंट या H0 को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स का यूज किया जाता है। पहला कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर और दूसरा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इन दोनों मेथड्स को डिटेल में समझने के लिए एक सेपरेट एपिसोड की जरूरत होगी, इसलिए इस एपिसोड में हम इन्हें केवल ब्रीफ में ही समझेंगे। तो आइए बारी बारी से इन दोनों को समझते हैं। अगर कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर मेथड की बात करें तो ये रिलेटिवली पुराना मेथड है, जिसका इस्तेमाल काफी सालों से किया जाता रहा है।
एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स में रिलेटिव डिस्टेंस मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं, जो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है। इन सभी टेक्निक्स को मिला के कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर कहा जाता है। इसे लैडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक रंग यानी स्टेप या मेजरमेंट टेक्निक पहले वाले स्टेप पर ही डिपेंड करता है कैलिब्रेशन के लिए। मतलब जितनी ज्यादा दूरी मेजर की जाती है उतने ही ज्यादा स्टेप्स का यूज एस्ट्रोनॉमर्स ने किया होता है वहां तक पहुंचने के लिए। इस लैडर को चढ़ना वाकई में एक मेहनत का काम है, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है। एस्ट्रोनॉमर्स पहला कदम लेते हैं उन नजदीकी स्टार्स के डिस्टेंस को जियोमेट्रिकली मेजर करके, जो सिफिड वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये सितारे स्टैंडर्ड कैंडल्स होते हैं जिनका ब्राइटनेस एक स्पेसिफिक पीरियड के साथ चेंज होता है और ये पीरियोडिसिटी उनकी असली एब्सोल्यूट रोशनी से जुड़ी होती है। डिस्टेंस और पीरियोडिसिटी के मेजरमेंट से इन सिफिड्स के इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैलिब्रेट किए जाते हैं। लैडर का अगला स्टेप होता है दूर के सिफिड्स ढूंढना और उनकी इंट्रिंसिक लुमिनोसिटी को उनकी ऑब्जर्व्ड लुमिनोसिटी से कंपेयर करके उनकी होस्ट गैलेक्सी का डिस्टेंस एस्टिमेट करना। फिर एस्ट्रोनॉमर्स देखते हैं कि ये गैलेक्सीज कितनी तेजी से दूर जा रहे हैं, जिसे वो लाइट के रेड शिफ्ट होने से समझाते हैं। यानी जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, लाइट रेड पार्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। अगर आप स्टैटिस्टिकली काफी सारी गैलेक्सीज का डिस्टेंस और वेलोसिटी मेजर कर लें तो आप एक ऑब्जर्व H0 यानी हबल कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सिफिड्स की कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स और भी ब्राइट एक्सप्लोड होने वाले स्टार्स का यूज करते हैं जो टाइप 1A सुपरनोवा कहलाते हैं। इन सुपरनोवा का भी एब्सोल्यूट लुमिनोसिटी उनके क्विकली बदलते ब्राइटनेस से जुड़ा होता है। उन गैलेक्सीज में जो ऑलरेडी सिफिड्स कंटेन करते हैं, सुपरनोवा के ब्राइटनेस को कैलिब्रेट किया जा सकता है। फिर ये कैलिब्रेशन दूर के सुपरनोवा पर अप्लाई करके गैलेक्सीज के डिस्टेंसेस एस्टिमेट किए जाते हैं। इस तरीके का यूज करके नोबेल लॉरेट एडम रीज ने H0 यानी हबल कांस्टेंट की वैल्यू 73.5 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक निकाली है। लेकिन सुपरनोवा को स्टैंडर्ड कैंडल के रूप में यूज करने में कुछ दिक्कत होती है। पहली बात, अलग अलग ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स एक ही सुपरनोवा को ऑब्जर्व करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टेनिटी ला सकता है। दूसरा, हम अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि सुपरनोवा एक्सप्लोड कैसे करते हैं। इसमें शायद कुछ वेरिएशंस होते हैं जो स्टैंडर्ड कैंडल के रूप में यूज होने को अफेक्ट करते हैं। इसलिए और भी दूर की गैलेक्सीज तक पहुंचने के लिए ट्यूली, जो जेनसेन और उनके कलीग्स ने एक अलग कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर स्केल करने का डिसीजन लिया, जिसमें सुपरनोवा का यूज नहीं होता। ये लैडर एक और स्टैंडर्ड कैंडल पे बेस्ड होता है, जिसे हम TRGB यानी टिप ऑफ द रेड जाइंट ब्रांच स्टार कहते हैं। रेड जाइंट ऐसे स्टार्स होते हैं जो हमारे सूरज से थोड़े कम या ज्यादा मास वाले होते हैं और अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके होते हैं, जिसके कारण ये बड़े और लाल हो जाते हैं, इसलिए रेड जाइंट कहलाते हैं। जब इनका हीलियम कोर एक स्पेसिफिक मास थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है तो हीलियम इग्नाइट होता है। इसलिए ऐसे सभी स्टार्स की इंट्रिंसिक लुमिनोसिटी एक जैसी होती है। लेकिन इन स्टार्स की एब्सोल्यूट ब्राइटनेस को एक्यूरेटली कैलिब्रेट करने के लिए उनका डिस्टेंस एक्यूरेटली पता होना चाहिए, और वो भी सिफिड्स का यूज किए बिना। यहीं पर एक गैलेक्सी NGC 4258 काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। NGC 4258 में वाटर रिच क्लाउड्स डिटेक्ट किए गए हैं, जिन्हें मेगा मासर्स कहा जाता है। मासर एक ऐसा डिवाइस होता है जो माइक्रोवेव्स एमिट करता है, जैसे लेजर्स लेजर लाइट एमिट करते हैं। मेगा मासर्स में मेगा वर्ड इसलिए आता है क्योंकि ये वाटर रिच क्लाउड्स माइक्रोवेव रेडिएशन को काफी कोहेरेंट और ज्यादा अमाउंट में एमिट करते हैं, जिस वजह से ये बहुत दूर से भी काफी ब्राइट दिखते हैं। दूसरी टीम्स पहले ही इन क्लाउड्स की वेलोसिटी मेजर कर चुकी थी जब ये गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। ट्यूली और उनके कलीग्स ने इस डिस्टेंस और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन को यूज करके NGC 4258 के TRGB स्टार्स की एब्सोल्यूट ब्राइटनेस कैलिब्रेट की। एग्जैक्टली सेम तरीके से उन्होंने TRGB स्टार्स वाली 14 दूसरी गैलेक्सीज को भी ऑब्जर्व किया और उनका डिस्टेंस निकाला। उन्होंने पाया कि ये गैलेक्सीज अभी भी रिलेटिवली
नियर बाय ही थे, जिसकी वजह से इनकी वेलोसिटीज यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से नहीं बल्कि उनके गैलेक्सीज के क्लस्टर्स के अंदर दूसरी गैलेक्सीज के ग्रेविटेशनल पुश और पुल की वजह से डोमिनेट हो रहे थे। हबल कांस्टेंट मेजर करने के लिए हमें उन गैलेक्सीज का डिस्टेंस मेजर करना होता है जो कुछ 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, इतना दूर कि दूसरी गैलेक्सीज का ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हमारे मेजरमेंट्स में इंटरफेयर ना करे। इसका मतलब ये था कि उन्हें इस नए सुपरनोवा फ्री डिस्टेंस लैडर का एक स्टेप चढ़ना पड़ा। टीम ने पहले डिराइव किए गए TRGB डिस्टेंस का यूज किया एजिंग गैलेक्सीज के एक फीचर को समझने के लिए, जिसे SBF यानी सरफेस ब्राइटनेस फ्लक्चुएशंस कहते हैं। SBF एक स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी होती है जो इंडिविजुअल स्टार्स के बजाय पूरे स्टार ग्रुप्स के मेजरमेंट पर बेस्ड होती है, इसलिए ये दूर तक के गैलेक्सीज के लिए ज्यादा यूजफुल होती है। SBF मेजरमेंट्स को TRGB टेक्निक से एंकर करके ट्यूली और उनकी टीम ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के पहले से अवेलेबल SBF डेटा का यूज करके गैलेक्सीज का डिस्टेंस निकाला, लगभग 100 मेगापार्सेक तक। और जब उन्होंने इस डिस्टेंसेस का यूज करके हबल कांस्टेंट कैलकुलेट किया तो उन्हें वैल्यू मिली अप्रोक्सीमेटली 73.8 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक। अब अगर हबल कांस्टेंट को मेजर करने में यूज होने में दूसरे मेथड की बात करें तो ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पे बेस्ड होता है, जो बेसिकली यूनिवर्स का वो रेडिएशन है जो उस समय एमिट हुआ था जब हमारा यूनिवर्स लगभग 3,80,000 ईयर्स पुराना था। इसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। इस मेथड में हम अपने ग्राउंड एंड स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप से CMB को स्टडी करके हबल कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्लैंक सैटेलाइट ने 2009 से 2013 तक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का मैप बनाया था और कॉस्मोलॉजिस्ट ने इस मैप का यूज करके स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी को रिफाइन किया, जिसे LCDM यानी लैम्डा CDM कहते हैं। यहाँ L का मतलब लैम्डा है जो डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और CDM का मतलब है कोल्ड डार्क मैटर, जो कि एक हाइपोथेटिकल स्लो मूविंग डार्क मैटर का फॉर्म है जिसे काफी ऑब्जर्वेशंस भी सपोर्ट करते हैं। LCDM मॉडल के हिसाब से यूनिवर्स का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर और बाकी का बचा हुआ छोटा सा पार्ट नॉर्मल मैटर है। प्लैंक टीम ने CMB के फीचर्स का यूज करके अर्ली यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को कैलकुलेट किया और उस रेट को LCDM के मॉडल के जरिए आज के टाइम तक एक्सट्रापोलेट किया, जिससे उन्होंने H0 यानी हबल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली लगभग 67.5 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक। एक मेगापार्सेक तकरीबन 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स के बराबर होता है। एटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप, जो कि चिलियन एंडीज में ग्राउंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप का यूज करते हैं, उन्होंने एक और ज्यादा एक्यूरेट CMB मैप बनाकर अपने रिजल्ट्स रिलीज किए। CMB मेजरमेंट्स को गैलेक्सीज के क्लस्टरिंग, स्टार्स की एज और यूनिवर्स के दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ कंबाइन करके उन्होंने H0 की वैल्यू अप्रॉक्स 68.22 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक निकाली। तो जैसा कि आपने देखा, जब हम कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर टेक्निक का यूज करके हबल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है लगभग 73.8 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक। वहीं जब हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का यूज करके हबल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है अप्रॉक्स 68.22 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक। यानी इन दोनों मेथड से निकाले गए हबल कांस्टेंट की वैल्यू में स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है, जबकि आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसी प्रॉब्लम को हम हबल टेंशन के नाम से जानते हैं। चाहे ये दोनों मेजरमेंट्स H0 की वैल्यूज सिर्फ 10% के डिफरेंस के अंदर में हो, लेकिन ये फर्क भी काफी बड़ा माना जाता है, स्पेशली जब दोनों मेजरमेंट्स परसेंट लेवल प्रिसीजन के साथ किए गए हों। ये डिफरेंस इवन 5 सिग्मा स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा है, जिसे साइंटिस्ट्स नॉर्मली यूज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कोई रिजल्ट सिर्फ रैंडम चांस की वजह से तो नहीं आया है। तो फिर आखिर ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है इन दोनों मेजरमेंट्स में? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि CMB से हबल कांस्टेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए जो मॉडल यूज किया जाता है शायद वो ही गलत हो। ऐसे में हमें जरूरत है
एक ऐसे अल्टरनेटिव यूनिवर्स मॉडल की जो CMB प्रेडिक्शन और डिस्टेंस लैडर मेजरमेंट्स के बीच के फर्क को मैच कर सके। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिवर्स के नए नए मॉडल्स प्रपोज किए जाते हैं। मार्च में मंथली नोटिसेस ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में यूनिवर्स के स्पिनिंग और रोटेटिंग मॉडल को प्रपोज किया जो हबल टेंशन को सॉल्व कर सकता है। रोटेटिंग यूनिवर्स का आइडिया भी नया नहीं है। मैथमेटिशियन कर्ट गोडेल ने इस कॉन्सेप्ट को 1949 में रिव्यूज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जर्नल में पब्लिश किया था। बाद में स्टीफन हॉकिंग जैसे कई रिसर्चर्स ने भी इस थियरी को एक्सप्लोर किया। हालांकि इस नई स्टडी में रिसर्चर्स ने रोटेशन कॉन्सेप्ट को हबल टेंशन पर पहली बार अप्लाई किया। उनका कहना है कि क्योंकि सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल्स रोटेट करते हैं, तो वो देखना चाहते थे कि ये बिहेवियर नेचुरल तरीके से पूरे यूनिवर्स पर भी लागू होता है या नहीं। जब उन्होंने ऐसा किया तो ये पाया कि ऐसा करने से वो बिना एग्जिस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट किए हबल टेंशन जैसे पैराडॉक्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये मॉडल उन सारे मॉडल्स के साथ कंपैटिबल भी था जो स्पिनिंग या रोटेटिंग यूनिवर्स मॉडल पे बेस्ड है। उनका मॉडल ये सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स हर 500 बिलियन साल में एक बार रोटेट करता है। ये रोटेशन इतना स्लो है कि इसे इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये स्पेस के एक्सपेंशन को टाइम के साथ काफी अफेक्ट कर सकती है। ये आइडिया किसी भी नॉन फिजिक्स के लॉज को वायलेट नहीं करता और ये शायद एक्सप्लेन कर सकता है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन की रेट के मेजरमेंट्स एग्जैक्ट मैच क्यों नहीं करते। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से यूनिवर्स को एक फुल स्पिन कंप्लीट करने में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, और क्योंकि यूनिवर्स अभी 14 बिलियन ईयर्स से भी छोटा है तो उसका पहला रोटेशन भी कंप्लीट होने में अभी काफी टाइम बाकी है। चूंकि हम इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, हमें लगता है कि ये यूनिवर्स काफी आराम से घूम रहा है, लेकिन टीम कहती है कि ये लगभग मैक्सिमम पॉसिबल रोटेशनल स्पीड के करीब है। अच्छी बात यह है कि इस मॉडल में कहीं भी लाइट से तेज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स या टाइम बेंडिंग सिचुएशन भी अराइज नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रोटेटिंग यूनिवर्स का आइडिया पहले भी कई बार आया है। एक रिसेंट स्टडी ने भी ये पॉसिबिलिटी सजेस्ट की थी जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि गैलेक्सीज अक्सर एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। अगर कॉस्मोस स्टैटिक है तो गैलेक्सीज का लेफ्ट या राइट स्पिन 50-50 होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जर्वेशंस में ऐसा नहीं मिला। हमने देखा कि दो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करने पे हमें हबल कांस्टेंट के अलग अलग वैल्यू मिलते हैं, पर स्पिनिंग या रोटेटिंग यूनिवर्स दोनों मेजरमेंट्स मेथड के बीच के गैप को इस तरीके से ब्रिज करता है कि दोनों अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में सही हैं। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमर्स दूर के गैलेक्सीज को देखते हैं, रोटेशन का इफेक्ट ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है, और यही बात दो मेजरमेंट टेक्निक्स के बीच के डिस्पेरेंसी को एक्सप्लेन करता है। अगर पूरा यूनिवर्स सच में स्पिन कर रहा है तो ये रियलिटी के बारे में बहुत ही फैसिनेटिंग क्वेश्चंस उठाता है, जैसे ऐसा कौन सा फोर्स हो सकता है जो पूरे यूनिवर्स को घूमने पर मजबूर कर रहा है। एक काफी माइंड बॉगलिंग हाइपोथेसिस ये भी कहती है कि हमारा यूनिवर्स शायद किसी दूसरे यूनिवर्स के ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद हो सकता है, क्योंकि ब्लैक होल्स भी लगभग मैक्सिमम स्पीड से रोटेट करते हैं। स्पिनिंग या रोटेटिंग यूनिवर्स का ये मॉडल अभी तक बस एक थियरी है। ये सही है या नहीं, इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशनल एविडेंस की जरूरत होगी। इसलिए टीम कहती है कि उनका अगला लॉजिकल स्टेप होगा एक फुल कंप्यूटर मॉडल बनाना जो रोटेटिंग यूनिवर्स को इनकॉर्पोरेट करे। इस मॉडल से कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस मिलेंगे जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस में वेरीफाई या रिजेक्ट कर सकें। तो देखते हैं फ्यूचर में ये मॉडल सही साबित होता है या गलत। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर वीक साइंस से रिलेटेड नए वीडियोस हम डालते रहते हैं। दोस्तों, हम उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें डोनेशन के जरिए सपोर्ट किया। योर सपोर्ट रियली मीन्स अ लॉट, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।